वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ आयंस ऑफ द बाइल पिगमेंट। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंटिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारी स्किन पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कीमोट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडनम। कीमोट्रिप्सिनोजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लब एंड डब हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लब और डब जो दोनों हर्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं? पहला ऑप्शन है कि जब जो हर्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हर्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हर्ट की वॉल जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर पेस मेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लब और डब साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी हार्ट की वॉल्व क्लोज होती हैं। क्लोज होने पे ही आवाज आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की दो वॉल्व होती हैं और उन दोनों वॉल्व का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज आता है? लब आवाज आता है और डब आवाज आता है। तो ये लब और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद डैश एंड डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है?
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव and universal donor is O negative. So the correct answer is B. How many polypeptide chain are present in single molecule of hemoglobin protein? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास कितने जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। एक सिंगल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना प्रेजेंट होता है? दैट इज 4। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर? ऐसा कौन सा पेयरिंग है जिस कंडीशन में बेबी में जो है कौन सी कंडीशन आ जाती है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें होता क्या है? इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो है खून की कमी हो जाती है और उसकी आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव फीमेल भी होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव जो है फीमेल होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फेटालिस किस कंडीशन में कॉज होगा? जब मेल कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा और फीमेल कैसी होगी? RH निगेटिव होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स आर। इन 4 में से ऐसा हमें पेयरिंग बतानी है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। ईस्नोफिल किससे बिलोंग करता है? ईस्नोफिल ये बिलोंग किससे करता है? ये ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। और न्यूट्रोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, ईस्नोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। ये तो ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट, बट बेसोफिल ये भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। कौन सा बचा? दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यही एक ऐसा पेयर है जो किससे बिलोंग करता है? ए ग्रेनुलोसाइट से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्ट क्वेश्चन इज Purkinje fibers mainly help in contraction of, means जो ये Purkinje fibers प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में वो किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या राइट ऑरिकल के, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के, या फिर वेंट्रिकल के, या फिर अओर्टा के। ये जो Purkinje फाइबर होता है ये राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और दोनों ही वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ना कि एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। Purkinje फाइबर जो है दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मीन्स राइट और लेफ्ट दोनों में हेल्प करता है। तो Purkinje fibers mainly help in the contraction of ventricle. So the correct answer is C. The next question is hepatic portal system start from. hepatic portal system कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक के कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर किडनी से लीवर को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से हार्ट को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से किडनी को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है। खत्म किस पे होता है? हमारे लीवर पे खत्म होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू। ये जो हमारे हार्ट में कोरोनरी डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है? इसमें होता क्या है? पहला ऑप्शन है क्या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होता है, या फिर पेरिकार्डियम मसल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर हमारी हार्ट की वॉल्स होती है वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में जो है उसको क्या नहीं मिल पाता? ब्लड नहीं मिल पाता। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है? इस डिजीज में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, मींस हार्ट की मसल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसे बोला जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। उस ब्लड सेल का नाम बताओ जिसके नंबर अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा?
क्लॉटिंग होने लगती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर डिजीज होने लगी, ड्यू लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो हमें उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर अगर डिक्रीज हो जाएंगे हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। पहला ऑप्शन दिया क्या, न्यूट्रोफिल की वजह से। न्यूट्रोफिल तो हेल्प करता है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। बचा क्या, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। और इरेथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी तो सर्कुलेशन में करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी की तरह एक्ट करता है, मीन्स जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है वो उससे फाइट करता है। बचा क्या, हमारा प्लेटलेट्स बचा। प्लेटलेट्स अगर इसके नंबर बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तब क्या होगा, अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो काफ़ी देर तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो एक्सेसिव लॉस किसकी वजह से होता है, किसकी रिडक्शन की वजह से होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is concentration of urine depend upon which organ। जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है मीन्स हमारा यूरिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मीन्स सिक्रीशन के समय भी कंसंट्रेटेड होता है। उसको जब कितना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है फिर भी उसका कंसंट्रेशन तब भी वैसा ही रहता है, मीन्स तब भी वो मोर कंसंट्रेटेड रहता है। तो यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। पहला ऑप्शन है क्या बोमेन कैप्सूल करता है, या फिर हेले लूप करता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल करता है, या फिर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमुलस, या ग्लोमुलस से जो अलग अलग कैपिलरीज अराइज होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं। डिपेंड करता है यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, हेले लूप के फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द हेले लूप। तो यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ द हेले लूप। सो द करेक्ट आंसर इज बी। In which of the following disease liver is affected? Skin and eyes turn yellow due to deposit of ions of the bile pigment। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या, वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंडिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंडिस में क्या होता है, जॉइंडिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारी स्किन पे डिपॉजिट होने लगती है जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कीमोट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है, पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडनम। कीमोट्रिप्सिनोजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, किससे सिक्रीट होता है। पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लब एंड डब हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लब और डब जो दोनों हार्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि जब जो हार्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हार्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते, या फिर हार्ट की वॉल जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर
पेस मेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लब और डब साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी हार्ट की वॉल्व क्लोज होती हैं। क्लोज होने पे ही आवाज आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की जो वॉल्व होती हैं और उन दोनों वॉल्व का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज आता है, लब आवाज आता है और डब आवाज आता है। तो ये लब और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a main graveyard of RBC? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या डिफेंस मैकेनिज्म? तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विथ डैश एंड डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल डोनर इज ओ negative. So the correct answer is B. In which of the following disease liver is affected? Skin and eyes turn yellow due to deposit of ions of the bile pigment. ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है? किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंटिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारी स्किन पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कीमोट्रिप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडनम। कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है? किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लब एंड डब हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लब और डब
जो दोनों हार्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं? पहला ऑप्शन है कि जब जो है हार्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हार्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हार्ट की वॉल्व जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर पेस मेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लब और डब साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी हार्ट की वॉल्व क्लोज होती हैं, क्लोज होने पे ही आवाज आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की दो वॉल्व होती हैं और उन दोनों वॉल्व का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज आता है? लब आवाज आता है और डब आवाज आता है। तो ये लब और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a main graveyard of RBC? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद डैश एंड डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? AB ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? O निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल डोनर इज O negative. So the correct answer is B. How many polypeptide chain are present in single molecule of hemoglobin protein? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास कितने जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। एक सिंगल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना प्रेजेंट होता है? दैट इज 4। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is in which pair erythroblastosis fetalis occur? ऐसा कौन सा पेयरिंग है जिस कंडीशन में बेबी में जो है कौन सी कंडीशन आ जाती है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें होता क्या है? इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो है खून की कमी हो जाती है और उसकी आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव फीमेल भी होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव जो है फीमेल होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटालिस किस कंडीशन में कॉज होगा? जब मेल कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा और फीमेल कैसी होगी? RH निगेटिव होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स आर। इन चार में से ऐसा हमें पेयरिंग बतानी है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। ईस्नोफिल किससे बिलोंग करता है? ईस्नोफिल ये बिलोंग किससे करता है? ये ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। और न्यूट्रोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, ईस्नोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। ये तो ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट, बट बेसोफिल ये भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है।
कौन सा बचा, दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यही एक ऐसा पेयर है जो किससे बिलोंग करता है, ए ग्रेनुलोसाइट से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Purkinje fibers mainly help in contraction of, means जो ये Purkinje fibers प्रेजेंट होता हमारे हार्ट में वो किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, राइट ऑरिकल के, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के, या फिर वेंट्रिकल के, या फिर अओर्टा के। ये जो Purkinje फाइबर होता है ये राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता और दोनों ही वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ना कि एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। Purkinje फाइबर जो है दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मीन्स राइट और लेफ्ट दोनों में हेल्प करता है। तो Purkinje fibers mainly help in the contraction of ventricle. So the correct answer is C. The next question is hepatic portal system start from, hepatic portal system कहाँ से स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक के कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर किडनी से लीवर को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से हार्ट को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से किडनी को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है, खत्म किस पे होता है, हमारे लीवर पे खत्म होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू, ये जो हमारे हार्ट में कोरोनरी डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है, इसमें होता क्या है। पहला ऑप्शन है क्या, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होता है, या फिर पेरिकार्डियम मसल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर हमारी हार्ट की वॉल जो होती है वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में जो है उसको क्या नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, मींस हार्ट की मसल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसे बोला जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। उस ब्लड सेल का नाम बताओ जिसके नंबर अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, क्लॉटिंग होने लगती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर डिजीज होने लगी, ड्यू लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो हमें उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर अगर डिक्रीज हो जाएंगे हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। पहला ऑप्शन दिया क्या, न्यूट्रोफिल की वजह से, न्यूट्रोफिल तो हेल्प करता है, तो कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। बचा क्या, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स, और इरेथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी तो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी की तरह एक्ट करता है, मीन्स जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है वो उससे फाइट करता है। बचा क्या, हमारा प्लेटलेट्स बचा। प्लेटलेट्स अगर इसके नंबर बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तब क्या होगा, अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो काफी देर तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो एक्सेसिव लॉस किसकी वजह से होता है, किसकी रिडक्शन की वजह से होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is concentration of urine depend upon which organ। जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, मीन्स हमारा यूरिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मीन्स सिक्रीशन के समय भी कंसंट्रेटेड होता है, उसको जब कितना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है फिर भी उसका कंसंट्रेशन तब भी वैसा ही रहता है, मीन्स तब भी वो मोर कंसंट्रेटेड रहता है। तो यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। पहला ऑप्शन है क्या, बोमेन कैप्सूल करता है, या फिर हेले लूप करता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल करता है, या फिर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमुलस, या ग्लोमुलस से जो अलग अलग कैपिलरीज अराइज होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं। डिपेंड करता है यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, हेले लूप के फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द हेले लूप।
तो यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ द हेनले लूप। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है स्टेथोस्कोप, इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया है स्पायरोमीटर। चौथा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, हमारे हार्ट के फंक्शन को मेजर करने के लिए, मीन्स उसको देखने के लिए हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बचा क्या, स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about 97% of oxygen is transported by RBC। कम से कम 97% ऑक्सीजन जो है कौन ट्रांसफर करता है, हमारा रेड ब्लड सेल करता है। बाकी जो बचा 3% उसको कौन ट्रांसफर करता है। पहला ऑप्शन है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा करता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर जो है लंग्स की हेल्प से होता है, या फिर जो है सेल की मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3% जो है उनकी हेल्प से जो है ट्रांसमिशन होता है। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट। अगर जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने ब्रीथिंग वाले में पढ़ा है, उसमें जो उसका कर्व बनता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर वो शिफ्ट हो जाए राइट साइड में तब क्या होगा। क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पीएच बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर घट जाएगा। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में क्या होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, मीन्स हमारे लंग में जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है उसे हम अस्थमा कहते हैं, या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे मास्ट सेल में, या फिर जो है ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर हमारे लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अस्थमा में होता क्या, अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मास सेल पे इफेक्ट पड़ता है जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती, मीन्स हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग अस्थमा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following factor can affected the rate of diffusion of the gases। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मींस गैसेस जो है ट्रांसमिशन जो गैसेस का हो रहा है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। पहला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी डिपेंड होता है, मींस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो थिक है कि थिन है इस पे भी डिपेंड करता है। थिक होगी कैसे डिफ्यूज होगा, थिन होगी तो किस तरीके से डिफ्यूजन होगा। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी डिफ्यूजन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और गैसेस की सॉल्युबिलिटी, मींस कौन सा ऐसा गैस है जो प्रॉपरली सॉल्युबल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन, इस पे भी डिपेंड होता है। और प्रेशर क्या है गैसेस का, उसमें भी डिपेंड होता है। मींस ये जो 3 फैक्टर होते हैं इस पे जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है ये इफेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरियोनिक डिसऑर्डर in the alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased। one of the major cause of जो मतलब वो एल्वोलाई की वॉल जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से रिस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे मतलब वो सिगरेट की स्मोकिंग करने से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है अस्थमा, दूसरा इम्फाइसीमा, तीसरा ब्रोंकाइटिस और चौथा है फिब्रोसिस। उस डिजीज को बोला जाता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। जब एल्वोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है सिगरेट की स्मोकिंग करने से तो इससे क्या होता है, जो रिस्पिरेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप जो है इसको कंट्रोल कौन करता, हमारा एंटीजन करता। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुपिंग का जो एंटीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, या फिर आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसकी सरफेस पे, या फिर वो रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, या फिर जो है WBC मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन। ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, एंटीजन कंट्रोल करता है, और वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आरबीसी मेम्ब्रेन पे, मींस रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दैट इज 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्ट्रेट करता है, मींस सब्सटेंस को जो फिल्ट्रेट करता है, उसमें से सबसे ज्यादा किसको फिल्ट्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। वाटर कितने परसेंट होते हैं, कम से कम 70 से 80%। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसमें ऐसा कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का फिल्ट्रेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। पहला ऑप्शन दिया क्या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हेल्प करता है, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन उसी के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा तब क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, क्या यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड सिक्रीट होगा, या फिर यूरिन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, या फिर यूरिन जो होगा वो डाइल्यूटेड सिक्रीट होगा। अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, मींस नेफ्रॉन से रिमूव कर दिया जाए, तब मोर डाइल्यूटेड यूरिन जो सिक्रीट होगा वो ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज लेस देन इफरेंट आर्ट्रियोल देन व्हाट विल हैपन। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो क्या होगा। एफरेंट क्या करता है, किसी भी चीज को ले जाता है, मीन्स ब्लड को लेके जा रहा है, इफरेंट ब्लड को वापस लेके आ रहा है। तो अगर एफरेंट का डायमीटर, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम है तब क्या होगा। पहला ऑप्शन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, मैसेज नहीं, ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। किसकी सप्लाई में हेल्प करता है, ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। तो अगर इसका डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मींस जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन। ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसपे यूरिन का कंसंट्रेशन डिपेंड होता है। पहला ऑप्शन दिया क्या बोमेन कैप्सूल पे डिपेंड होता है, या फिर लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले पे डिपेंड होता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे डिपेंड होता है, या फिर जो है जो ग्लोमेरुलस से कैपिलरीज परफॉर्म होती हैं उस पे डिपेंड करता है। यूरिन के कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी का मीन्स हमारी किडनी का ऐसा कौन सा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो हेनले के लेंथ पे डिपेंड करता है कि यूरिन कैसे होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि जो है लेस कंसंट्रेटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल आर। ऐसा कौन सा एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल, फैगोसिटिक का मतलब होता है
डिस्ट्रॉय करना। किसको डिस्ट्रॉय करना? पैथोजन को। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो WBC का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्ट्रॉय करता है किसको? पैथोजन को। पहला ऑप्शन दिया, क्या इस्नोफिल लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इस्नोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिला के 6 to 8% बॉडी में प्रेजेंट होते, WBC में प्रेजेंट होते, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। उनका काम क्या है? ये कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते। मींस ये दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसिटी का काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमिलियन आरबीसी, जो हमारी आरबीसी होती है उसका नेचर कैसा होता है? क्या वो बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर बाइकॉन्केव न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर वो ओवल न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं? हमारा जो आरबीसी होता है वो पहली बात तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, सर्कुलर होता है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगर हमें एक ही ऑप्शन इसमें से पता हो कि हमारा आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मींस न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन में न्यूक्लियस दिए गए, 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो नन ही है, तो ये जिसमें न्यूक्लियस वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या? नॉन न्यूक्लिएटेड, मींस हमारा आरबीसी कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड। एक नेचर मतलब अगर हमें किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, उससे भी हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन पता था, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हमें शेप नहीं याद आ रहा, तो यहाँ पे हमने देख लिया नॉन न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, ब्लड क्लॉटिंग को किसकी जरूरत पड़ती है? क्या सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है, या फिर कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। जब कभी जो है क्लॉटिंग होती है, खून रिलीज होता है, उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट प्रॉपरली मेंटेन है तो क्लॉटिंग ज्यादा समय तक नहीं होती है। तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जितने भी चैप्टर हैं वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।